जाएगा। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि जो खजुराहो की गुफाएं हैं ये किस राज्य में स्थित है बताइए। तो खजुराहो की गुफाओं की अगर बात करें ना तो ये तो साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों दिल्ली की जामा मस्जिद यानी कि जामा मस्जिद कहां पर है? दिल्ली में, बिल्कुल। तो जो दिल्ली की जामा मस्जिद है साथियों इसको किसने बनवाया था? इसको शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस साथियों 5 जून को मनाया जाता है। जिनका भी आंसर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक की अगर बात करें, देखिए अब बहुत सारे बच्चे लोग चंद्रगुप्त प्रथम लगा देंगे, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम नहीं थे। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त थे, आपको मालूम होना चाहिए। तो जिनका आंसर यहां पर ए है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बायोडीजल इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है? तो बायोडीजल की अगर बात करें तो यह साथियों जेट्रोफा से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आने वाला यात्री साथियों कौन था? तो इनका नाम क्या था? हेनसोंग इनका नाम था। और 21 के शासनकाल में भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। शरीर के आमाशय एवं अन्य आंतरिक अंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक यानी कि इंडोस्कोपी ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सिर्फ आपसे साथियों इतना प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्या बताना है साथियों? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर। और इंडोस्कोपी की अगर बात करें तो ये क्या है साथियों? इस शरीर के आमाशय और अन्य आंतरिक अंगों का अन्वेषण करने वाली एक तकनीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? तो सबसे अधिक हिस्सा साथियों ऊष्मीय ऊर्जा के उत्पादन का है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अमजद अली खां की अगर बात करें तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है बताइए। तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है साथियों? ये सरोद वादक थे यानी कि सरोद वादक से संबंधित है। सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। टीवी कंट्रोल यूनिट इनमें से किसे टीवी के संचालन के लिए प्रयोग करता है बताने की कोशिश करेंगे। तो आंसर आपका जो जाएगा वो अवरक्त तरंगों के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। 10 डिग्री चैनल किन के मध्य स्थित है? ये आपसे साथियों बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे छोटा अंडमान एवं कार निकोबार की अगर बात करें तो 10 डिग्री चैनल इनके मध्य स्थित है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है और डब्ल्यू के प्रवर्तक कौन है? तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, अगर डब्ल्यू के आविष्कारक आपसे पूछा जाए तो आपको टिम बर्नर्स ली बताना है। अगर प्रवर्तक आपसे पूछा जाए तब भी आपको साथियों टिम बर्नर्स ली बताना है, क्योंकि दोनों व्यक्ति, एक व्यक्ति की अगर बात करें, दोनों व्यक्ति कौन थे? टिम बर्नर्स ली ही थे। यानी कि आविष्कारक भी टिम बर्नर्स ली थे और प्रवर्तक भी एक तरीके से बात करें टिम बर्नर्स ली थे। तो डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वर्ल्ड वाइड वेब भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए कि सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस वंश के थे बताइए। तो ये किस वंश के थे? ये साथियों मौर्य वंश के थे। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी साथियों ये बाजार नियंत्रण प्रणाली? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो साथियों आयन मंडल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? तो कहां पर किया जाता है साथियों? बरसाना में किया जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रकाश वर्ष इनमें से किसकी इकाई है बताइए। देखिए प्रकाश वर्ष की अगर बात करें तो प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है बहुत लंबी लंबी दूरियों को मापने के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए यहां से सूर्य की दूरी आपको मापना है ना, तो प्रकाश वर्ष का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं कह सकता हूं ये किसकी इकाई है? ये दूरी की इकाई है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण ना प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता था? तो शहरी क्षेत्र की यहां पर बात की गई है। तो 2100 कैलोरी से अगर कोई कम लेता है ना तो उसको साथियों अगर बात करें उसको क्या माना जाता है? गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। और ये योजना आयोग के अनुसार कहा गया था। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, ग्रह है, धूमकेतु या नक्षत्र है? तो अगर बात करें सूर्य एक तारा है, या आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों हर छोटे से बड़ा
छोटे से बड़ा जैसा भी क्वेश्चन हो सब कुछ आपको करवाया जाएगा, यानी कि आरपीएफ की कंप्लीट तैयारी आपको करवाई जाएगी। अगर बात करें आज से आप तैयारी को शुरू कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप होगा साथियों, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सभी अपडेट्स आरपीएफ की मैं वहां दे दूंगा और जो क्लासेस के लिंक है मैं आपको वहां साथियों डाल दिया करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं वाकई में साथियों इस बार वर्दी लेना, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो मैं कह सकता हूं साथियों हर एक कंटेंट को जो भी टारगेट सिलेक्शन चैनल के माध्यम से आपको दिया जाए आरपीएफ से रिलेटिव, वो आपको साथियों देखना होगा और सिलेक्शन आपका बहुत आराम से हो जाएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम किसने दिया, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम है यह नाम साथियों किसके द्वारा दिया गया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे दादा भाई नौरोजी को दिया गया, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो इनका नाम क्या था साथियों, इनका नाम था नागेंद्र सिंह और ये कौन थे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय थे। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछने की पूरी संभावना है। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, तो अगर बात करें साथियों यहां पर देखिए दुर्गापुर इस्पात कारखाना था ना, इसकी भी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। उसके अलावा भिलाई इस्पात कारखाने की भी और राउरकेला इस्पात कारखाने की भी, यानी कि इन तीनों की स्थापना साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा और आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखिए वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है, तो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है, तो किस मानसून के द्वारा होती है साथियों, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए माओरी जनजाति, क्या साथियों माओरी जनजाति ये कहां पर पाई जाती है, तो ये तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कहां पाई जाती है माओरी जनजाति, न्यूजीलैंड में पाई जाती है। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान साथियों कौन होता है बताइए, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, यानी कि जिला अधिकारी होते हैं, यानी कि डीएम होते हैं। तो जिनका भी आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है साथियों बताइए, तो कहां पर निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में साथियों निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो जो स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाएं होती है ना, इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में और यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बगदाद किस देश की राजधानी है, तो अगर बात करें साथियों देखिए इराक की राजधानी क्या है, इराक की राजधानी बगदाद है और ईरान की राजधानी साथियों तेहरान है। सीरिया की राजधानी क्या है, सीरिया की राजधानी दमिश्क है और तुर्की की राजधानी अंकारा। ये चार देशों की राजधानी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत का शेक्सपियर साथियों किसको कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये कहां पर स्थित है, तो ये साथियों कहां पर स्थित है, श्रीहरिकोटा में स्थित है। लेकिन अगर ऑप्शन में कभी श्रीहरिकोटा ना आए ना तो आंध्र प्रदेश साथियों अवश्य आएगा। तो कुल मिला के आप लोग ध्यान रखेंगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। उसके बाद देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क की स्थापना साथियों कब की गई थी, तो सार्क की स्थापना कब की गई थी, 1985 में साथियों सार्क की स्थापना की गई थी। जिनका भी आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार के सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो कमेटी गठित की जाती है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है बताइए, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। या आप लोग ध्यान रखिएगा आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा बताइए। पूछा जा रहा है कि जीएसटी परिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं, तो जीएसटी परिषद के सदस्य साथियों कौन होते हैं, जो केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री होते हैं ये भी होते हैं और जो राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं ये भी होते हैं, मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। तो कुल मिला के ए और बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए नोटबंदी का उद्देश्य क्या था, ये नोटबंदी क्यों की गई थी साथियों बताइए। चलिए अगर बात करें जितना भी काला धन है ना अर्थव्यवस्था में वो सामने आना कि अच्छा भाई मालूम पड़
पाए कि कितना काला धन है, यानी कि काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना बिल्कुल, नकली मुद्रा पर रोक लगाना बिल्कुल साथियों, नकली मुद्रा पर रोक लगाना, और आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना ये भी साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अगर बात करें तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास लाखों करोड़ों अरबों नोट हो गए थे जो नकली थे, और क्या अर्थव्यवस्था में वो खूब धड़ल्ले से चलाए जा रहे थे, खूब धड़ल्ले से साथियों। अब मुझे ये बताइए कि अगर एक इंसान के पास 10 करोड़ रुपए है नकली मुद्रा, ठीक है ना, तो अब वो उसका क्या करेगा? अब वो उसको देखिए, अब चूंकि वो नोट अब बंद हो गए हैं, तो वो अब आपको उसको मार्केट में भी नहीं दे सकता कि मार्केट में देकर कोई चीज ले ले, वो तो बंद ही हो गए हैं। और वो साथियों बैंक में भी नहीं दे सकता, अगर वो बैंक में देगा तो उसकी वहां पर पकड़ हो जाएगी। तो अब वो इतने 10 करोड़ नोट जो थे वो उसके एक तरीके से रद्दी हो गए, बिल्कुल कागज का टुकड़ा हो गए। तो किसको नुकसान हुआ? उनकी अगर बात करें, उनको नुकसान हुआ जो जिन लोगों ने नकली नकली नोट बड़े पैमाने पर बनवाए थे, ठीक है ना। गरीब आदमी को नहीं नुकसान हुआ, गरीब आदमी के पास भैया जितने पैसे थे वो चला गया बैंक में, उसने जमा कर दिए, ठीक है, वो उसके अकाउंट में आ गए। तो नुकसान कुल मिला के किसको हुआ? जिनके पास नकली नोट थे बहुत बड़ी मात्रा में। तो कह सकते हैं काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना इसका उद्देश्य था, नकली मुद्रा पर रोक लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था, और आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना भी साथियों इसका उद्देश्य था। तो आंसर यहां पर जिनका भी डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश में सलमा बांध की स्थापना की है बताइए? तो अफगानिस्तान की अगर बात करें, यह साथियों भारत का पड़ोसी देश है, और अफगानिस्तान में ही साथियों सलमा बांध की स्थापना की गई थी। आपको मालूम होना चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी, यानी कि मोहनजोदड़ो की अगर बात करें ना, तो किसके द्वारा, किस भूवैज्ञानिक के द्वारा इसकी खोज की गई थी? नाम आपको मालूम होना चाहिए, राखाल दास बनर्जी इनका नाम है, और इन्होंने ही साथियों मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की थी। आंसर आपका भी के साथ जाएगा। साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी बताइए? तो किसने की थी साथियों? महात्मा गांधी जी ने की थी। आप लोग ध्यान रखेंगे, साबरमती में सत्याग्रह की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है बताइए? तो गणगौर की अगर बात करें, ये साथियों राजस्थान में होता है। ये लोक नृत्य कहां पर होता है? ये लोक नृत्य साथियों राजस्थान में होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है बताइए? तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है साथियों? ये तो कृष्णा नदी पर है। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों यहां तक का अगर आपने सफर तय कर लिया है तो मैथ और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को देखकर जाइएगा, और मेरा ऐसा मानना है साथियों कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके रियल एग्जाम में। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक इसमें से कौन सा, यानी कि कौन सा नाटक की अगर बात करें जिसके रचयिता साथियों हर्षवर्धन है? तो रत्नावली, आप लोग ध्यान रखेंगे, रत्नावली साथियों नाटक के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन है। उसके बाद देखिए, शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक कौन है साथियों? फिरदौसी है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है बताइए? तो अगर बात करें साथियों, क्या 65 वर्ष की आयु तक का होता है, या 6 वर्ष की आयु अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो? तो ये साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 62 वर्ष का नहीं होता है। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए, परमाणु बम की खोज किसने की थी? ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, परमाणु बम की खोज साथियों किसने की थी? ऑटो हॉर्न के द्वारा परमाणु बम की खोज की गई। इसलिए सही जवाब की अगर बात करें, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, ग्रहों की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया बताइए? तो ग्रहों की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? केपलर के द्वारा किया गया। या आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर आपका बी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? तो साथियों देखिए, यहां पर अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन कौन से तत्वों की बात की गई है? आर्सेनिक बिल्कुल, फ्लोराइड बिल्कुल, यूरेनियम बिल्कुल, यानी कि ये तीनों तत्व की अगर बात करें तो ये भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए इनमें से किसकी मंजूरी आवश्यक होती है? तो किसकी मंजूरी आवश्यक होती है साथियों? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मंजूरी
आवश्यक होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं? तो किसकी बात चल रही है साथियों? महान्यायवादी की बात चल रही है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन के आरडीएक्स की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। किसकी फुल फॉर्म होती है? आरडीएक्स की फुल फॉर्म होती है क्या होती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होती है। उसके बाद देखिए स्वामी हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश में किस नगर में मनाई जाती है? यानी कि स्वामी हरिदास जयंती जो है ना ये कहां पर मनाई जाती है? उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहां पर मनाई जाती है? तो वृंदावन में मनाई जाती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? यानी कि कौन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है? तो इसका अधिकार साथियों भारत की संसद के पास होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो अब साथियों यहां पर हम लोग देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस यहां पर हम लोग देखेंगे। तो रीजनिंग का साथियों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि यदि सत्यता को यानी कि यदि सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न के दो शब्द युग्म है तो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा जिसका पहला शब्द है विशेषज्ञ। देखिए जैसे साथियों सत्यता का संबंध बनावटीपन से है उसी प्रकार विशेषज्ञ का संबंध किससे होगा? नौसिखिए से होगा, आवारा से होगा, पारखी से होगा या प्रतिनिधि से होगा। ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो क्या आंसर आप लोग लगाएंगे? देखिए सत्यता की अगर बात करें तो एक तरीके से उल्टा यहां पर लग रहा है ये बनावटीपन। तो विशेषज्ञ का उल्टा क्या होगा साथियों? नौसिखिया होगा। विशेषज्ञ होता है जिसे बहुत कुछ आता है और नौसिखिया होता है जिसे कुछ नहीं आता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए साथियों इतनी मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि जब हम बात करते हैं साथियों रीजनिंग की या रीजनिंग की अगर बात करें या साथियों मैं बात करूं मैथ की तो यहां पर भी साथियों मैथ में भी आपके 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और रीजनिंग में भी आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे। साथियों आपके सिलेक्शन के 99% चांसेस हो जाएंगे कि अगर रीजनिंग में भी आपने 35 प्रश्न बिल्कुल सही कर दिए 100% एक्यूरेसी के साथ और मैथ में भी आपने बिल्कुल सही कर दिए तो मैं कह सकता हूं अगर 70/70 का आपने स्कोर कर दिया तो 99% चांसेस आपके हो जाएंगे सिलेक्शन के। क्योंकि सामान्य ज्ञान की अगर बात करें साथियों तो सामान्य ज्ञान मैक्सिमम आपको साथियों लगभग 30-32 क्वेश्चन ही आपके हो पाएंगे और 30-32 क्वेश्चन साथियों मैं आपके बहुत आराम से बनवा दूंगा आपके रियल एग्जाम में। लेकिन यहां पर आपको पूरा स्कोर करवाऊंगा मैं और यहां पर आपको पूरा स्कोर करवाऊंगा मैं। तो मेरा मानना है साथियों एग्जाम तक जो ये आपका मॉक टेस्ट चलेगा फुल मॉक टेस्ट चलेगा अगर इसको आप देख लेते हैं तो साथियों इतना स्कोर आपका बहुत आराम से हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें साथियों रीजनिंग और मैथ में आपके कितने 70 हो जाएंगे और 50 की अगर बात करें 30 भी अगर रख ले साथियों तो 100-102 के आसपास साथियों आपका स्कोर हो जाएगा। यानी कि 120 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको बिल्कुल सही करना है? कम से कम 100 क्वेश्चन तो आपको सही करना ही करना है सिलेक्शन के लिए। चलिए अब उसके बाद देखिए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। देखिए बचपन से आपने पढ़ा होगा ऐसे ए बी सी डी और ये कहां तक ऐसे चलता जाएगा जेड तक चलता जाएगा। लेकिन यहां पर बात की गई है विपरीत क्रम की। यानी कि विपरीत क्रम कैसे लिखोगे? जेड आ गया, वाई आ गया, एक्स आ गया, ठीक है ना, और डब्ल्यू आ गया और ये क्रम चलता जाएगा ए यहां पर आए, इसी को तो विपरीत क्रम कहेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखें तो इन के दाईं ओर आठवां कौन सा होता? मान लीजिए साथियों इन कहीं यहां पर होगा, ठीक है ना। अब इन से पहले कौन सा होता है? इन से पहले साथियों एम होता है। उससे पहले कौन सा होता है? आपका एल होता है, फिर आपका के होता है, फिर आपका क्या होता है साथियों? जे होता है, फिर आपका आई होता है। उसी प्रकार अगर बात करें एच आपका होता है और एच से पहले क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा साथियों? यहां पर एफ हो जाएगा। तो कुल मिला के कहा गया है कि इनके दाईं ओर, देखिए दाईं की बात की गई ना, यानी कि सीधे हाथ की बात की गई है, तो दाएं के इनके दाएं आठवां कौन सा होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवें नंबर पर साथियों कौन आया? एफ आया। तो आठवां अक्षर कौन सा होगा? एफ होगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा और जिनका भी आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। जो लोग बिल्कुल साथियों नए हैं उनको मैं बता देता हूं दाएं का मतलब क्या होता है। दाएं का मतलब होता है साथियों आपका सीधा हाथ, आपको सीधे हाथ पर चलना है, ठीक है ना। और बाएं की अगर साथियों बात करें ना, बाएं की अगर बात करें तो बाएं का मतलब होता है साथियों उल्टे हाथ पर आपको चलना है। तो ये बात अगर आपको मालूम है तभी इस टाइप के क्वेश्चन को आप
बिल्कुल सही कर पाओगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल शून्य से उठाऊंगा और उस मुकाम तक आपको पहुंचा दूंगा, उस शिखर तक आपको पहुंचा दूंगा जिस शिखर पर जाने पर ही साथियों सिलेक्शन होगा। चलिए नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनमें से एक संख्या अन्य तीन संख्याओं से अलग है, अलग संख्या को आपको बता करना है कौन सा। देखिए ये 144 है, ये 196 है, ये 181 है, ये 121 है। तो मैं कह सकता हूं ये तो 12 का स्क्वायर है, ये आपका 14 का स्क्वायर है और ये साथियों 11 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। अब नहीं है तो सबसे अलग कौन सी संख्या होगी? ऑप्शन नंबर सी वाली संख्या होगी। यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि नीचे दी गई श्रृंखला में खाली जगह है, बिल्कुल साथियों खाली जगह है। नीचे दिए गए संभावित उत्तर में से सही उत्तर चुनकर देखिए, यानी कि पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 2 प्लस 3 प्लस मतलब 1 1 2 बार है, 5 प्लस 8 प्लस 13 प्लस, यहां पर आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। देखिए इन दोनों को जोड़ने पर साथियों ये नंबर आया है, इन दोनों को जोड़ने पर ये नंबर आया है, इन दोनों को जोड़ने पर ये नंबर आया है और इन दोनों को जोड़ने पर ये नंबर आया है। तो उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ने पर ये नंबर आएगा, तो साथियों इन दोनों को जोड़ने पर यहां पर कौन सा नंबर आएगा? 23 और 10 होते हैं, 23 दो कम करेंगे 21, यानी कि 21 यहां पर साथियों आ जाएगा। क्या 21 कहीं ऑप्शन में है? तो बिल्कुल साथियों 21 ऑप्शन में है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर अगर बात करें साथियों, सही जवाब दीजिए, क्या होगा सही जवाब आपका बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें कुछ चीजें मैं आपको सबसे पहले बतला देता हूं। अगर बात करते हैं, मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आप मान लीजिए यहां पर बैठे हैं, अब आपको कुछ नहीं पता है कि पूरब किधर है, दक्षिण किधर है, उत्तर किधर है। कि आप टीचर से पूछोगे कि सर मुझे पूरब की तरफ 12 किलोमीटर चलाना है या पश्चिम की तरफ 12 किलोमीटर चलाना है, मुझे बताइए पश्चिम किस दिशा में है? नहीं, आप क्या करोगे, आप ये बना लोगे साथियों प्लस की तरह, और आपका ऊपर जो होगा ना ये उत्तर, ये हमेशा उत्तर होगा। नीचे साथियों क्या होगा? नीचे आपका दक्षिण होगा और आपके सीधे हाथ की तरफ क्या होगा? ये पूर्व होगा और इधर पर साथियों आपका क्या होगा? ये पश्चिम होगा। ये चार बातें आपको मालूम करना है। अगर आपसे कभी कहा जाए कि उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर चलाइए, तो उत्तर पूर्व क्या होगा? आपका ये होगा। आपसे कहा जाए पूर्व दक्षिण में चलाइए इंसान को, तो किधर चलाओगे? इधर चलाओगे। तो ये पॉइंट भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब दो बातें मैं आपको और बतला देता हूं। देखिए मैंने आपको बताया था सीधा हाथी आपका दायां हाथ होता है, यानी कि कहा जाए कि अब दाएं मुड़िए तो सीधे हाथ की तरफ मुड़िए, बाएं मुड़िए तो उल्टे हाथ की तरफ मुड़िए। अब हम लोग साथियों बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ और देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। आप ये यहां पर हो, पश्चिम इधर है, तो मान लीजिए साथियों आप यहां पर हो, पश्चिम की तरफ मुड़ोगे, पश्चिम की तरफ चलोगे और 12 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे। वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की दर नीचे की तरफ है साथियों, 3 किलोमीटर चला दिया। फिर से वह पूर्व की ओर मुड़ता है, यानी कि पूर्व की दर साथियों, पूर्व आपका ये हो जाएगा, पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, यानी कि 8 किलोमीटर साथियों यहां तक कहीं पर पहुंचेगा। देखिए ये है कुल मिला के 12, ये है कुल मिला के 12 और ये है साथियों यहां पर कुल मिलाकर 8। ठीक है, उसके बाद वो अपने प्रारंभिक, इसको मैं थोड़ा सा साथियों बड़ा बनाने की कोशिश करता हूं कि आपकी सही से समझ जाए। पहले उसने 12 किलोमीटर चलाया, फिर उसने साथियों 3 किलोमीटर चलाया और फिर उसने अगर बात करें 8 किलोमीटर चलाया, 8 किलोमीटर। उसके बाद कहा जा रहा है कि वो अपने आरंभिक स्थल से, यानी कि आरंभिक स्थल उसका ये था, तो आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, यानी कि इसकी दूरी आपसे पूछी जा रही है कि इसकी दूरी क्या है बताइए। अभी वो यहां पर है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी। देखिए इसकी अगर बात करें, हमें यहां से यहां तक की दूरी पता है कितनी है, 3 है। तो अगर ये 3 है और इसकी अगर बात करें ये 4 है, अरे भाई 8 यहां तक हो जाएगी और ये कुल मिला के 12 है, तो क्या 4 ही तो निकलेगी। वो 4 हो गई, ये 3 होगी और ट्रिपलेट मैंने आपको बताया होगा साथियों। एक तो होता है साथियों क्या, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है और 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। यानी कि अगर एक भुजा 3 है, दूसरी भुजा 4 है, तो ऑटोमेटिक तीसरी भुजा साथियों 5 होगी। तो इसकी दूरी कितने निकल कर आ जाएगी? 5 निकल कर आ जाएगी। ऐसी मान लीजिए एक ऐसा साथियों ट्रायंगल बनता है, मान लीजिए क्या कि एक की साइड 5 है, दूसरे की 12 है, तो ऑटोमेटिक तीसरे की क्या होगी? 13 होगी। यानी कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है और 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कल से पहले का दिन शुक्रवार है। सबसे पहले ये मान लीजिए ये क्या है, ये साथियों आज है। और आज से पहले का दिन साथियों क्या होगा, आज से पहले का दिन कल होगा। और कल से पहले का दिन बताया जा रहा है कि कल से पहले का दिन क्या है, शुक्रवार है। तो साथियों इस दिन आपकी क्या हो जाएगी, शुक्रवार हो जाएगी। तो शुक्रवार की अगर बात करें यहाँ पर क्या बात हो जाएगी, शनि हो जाएगी। और इसकी बात करें साथियों रविवार हो जाएगा। चलिए यानी कि आज रविवार है, तो पूछा जा रहा है कल के बाद का दिन बताइए। तो कल की अगर बात करें, कल आपका ये हो जाएगा। कल के बाद कल कौन सा दिन होगा, कल आपका सोमवार होगा। और कल के बाद कौन सा दिन हो जाएगा साथियों, मंगलवार हो जाएगा। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो मंगलवार के साथ जाएगा, और जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात साथियों बात करें, देखिए इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा आरपीएफ के। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए और कौन सा चित्र बताइए कि कौन सा चित्र जलेबी को, मिठाई को और खाने योग्य वस्तुओं का प्रदर्शन कर रहा है। देखिए खाने योग्य वस्तुएं साथियों ये हो जाएंगी मान लीजिए, और खाने योग्य वस्तुओं के अंतर्गत मिठाई आ जाएगी और मिठाई के अंतर्गत जलेबी आपकी आ जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से साथियों आपका आरेख बनेगा। और ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको साथियों दिख रहा है, ऐसा तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्न संख्याओं का अध्ययन कीजिए और उचित विकल्प ढूंढकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यानी कि 6 है, फिर उसके बाद 3 आया है, फिर एकदम 12 आ गया, फिर एकदम 6 आ गया, फिर एकदम 24 आ गया। और आपको बताना है साथियों कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा, यानी कि 24 के बाद साथियों कौन सा नंबर आएगा, ये आपसे कुल मिलाकर पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर 3 से तो 3 माइनस करेंगे, ऐसा करें, फिर यहां पर एकदम 9 बढ़ा दिया गया, फिर एकदम 6 घटा दिया गया। तो ऐसे हो सकता है, देखिए 6 इसमें बढ़ाया तो 12 हो गया। अब यानी कि कुल मिला के इसका डबल किया है मेरे हिसाब से, तो डबल करेंगे 12 हो जाएगा, फिर इसका डबल करेंगे तो 12 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका डबल करेंगे साथियों 6 हो जाएगा, और इसका डबल करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपका 12 आ जाएगा। और आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि 12 जिनका आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ए बी जेड है, उसके बाद बी सी वाई है, उसके बाद सी डी एक्स है, उसके बाद डी ई डब्ल्यू है। तो आपको बताने कि यहां पर कौन से 3 लेटर आएंगे, ए वाले, बी वाले, सी वाले या साथियों डी वाले, बताइए। चलिए देखिए यहां पर सीधा सिंपल सा लग रहा है कि ए से बी हुआ है, बी से सी हुआ है और साथियों सी से डी हुआ है। तो जाहिर सी बात है डी के बाद यहां पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। उसके अगर बात करें साथियों, बी से यहां पर सी हुआ है, सी से डी हुआ है और डी से ई हुआ है। तो ई से क्या हो जाएगा साथियों, ई के बाद आपका यहां पर एफ आ जाएगा। और यहां पर अगर बात करें, अब आपका उल्टा हो रहा है, यानी कि जेड से पहले वाई, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले डब्ल्यू और डब्ल्यू से पहले क्या आता है साथियों, एक्स आता है। तो ई एफ एक्स कहीं पर साथियों लिखा हुआ है, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या होगा। गलत है, यहां पर मैंने लिख दिया, डब्ल्यू के बाद आता है एक्स, डब्ल्यू से पहले आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो डब्ल्यू तो आपका होता है 23 पर, यानी कि 22 पर कौन सा लेटर आता है, 22 पर वी आता है। तो यहां पर एक्स नहीं साथियों वी होना चाहिए। तो ई एफ एक्स साथियों कहां पर लिखा हुआ है, ई एफ एक्स ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी संख्या का घन किया जाए, यानी कि घन का मतलब क्या होता है, क्यूब किया जाए। जैसे कि मान लीजिए, पहले मैं आपको बता देता हूं कि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर आएंगे। इकाई अंक स्थान पर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर साथियों एक संख्या लिखी, तो इसका इकाई का अंक पता क्या होगा, ये इकाई का अंक होगा। आपने बचपन पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 करके। तो इकाई का अंक ये कहलाया जाता है। तो कुल मिला के आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसी संख्या का घन किया जाए, मान लीजिए 2 का अगर घन करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इकाई के अंक पर क्या आया, 8 आया। 3 का अगर घन करेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, तो 7 आ गया। 4 का घन करेंगे साथियों तो 4 चौक 16, 16 चौक आपका 64 आ जाएगा। 5 का अगर घन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ संख्या अंत में आएगी जरूर। लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं किसी संख्या का घन करने पर क्या हमेशा 1 आता है, तो नहीं। क्या हमेशा 8 आता है, तो नहीं। क्या हमेशा 9 आता है, तो नहीं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या आ सकती है। जैसे कि कभी 8 आ जाएगी, 7 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो 0 से 9 तक की कोई भी संख्या आ सकती है। कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा, बताइए।
यहां पर अगर बात करें 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो 4 16 से विभाजित हो जाए। देखिए और बताइए साथियों, सही जवाब आपका यहां पर क्या होगा बताइए। देखिए 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ये तो 4 से नहीं विभाजित हो पाएगी, तो ये आंसर नहीं हो सकता। मुझे बताइए साथियों कि ये 4 से विभाजित हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 जाएगा, 30 की अगर बात करेंगे तो 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो पाएगा। अगर इसकी बात करते हैं 12 की, तो ये 4 से क्या विभाजित होगा साथियों? 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 32 और 4 अठे 32, ये 4 से तो विभाजित हो जाएगा। अगर 16 से अगर बात करें साथियों, 16 से भी ये विभाजित हो जाएगा। ये 4 से विभाजित हो जाएगा तो 4 दूना 8, 28, 4 सत्ते 28, ये तो 4 से हो जाएगा। क्या 16 से भी हो जाएगा साथियों? ये 16 से नहीं होगा, क्योंकि 16 पंजे 80, 16 छंग आपका 96, ठीक है, ये नहीं होगा। कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। यानी कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये 112 है, जो 4 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी और 16 से भी एक तरीके से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या होगा। यहां पर एक ब्रैकेट की कमी है, एक ब्रैकेट साथियों यहां पर हम लोग लगा लेते हैं। चलिए अब देखिए, अगर बात करें बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं, लेकिन जो ब्रैकेट के अंतर्गत सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 की 1 से गुणा होगी 3 आ जाएगा, और 2 की 1 से गुणा होगी -2 आ जाएगा, और नीचे दोनों की गुणा हो जाएगी 3 दूना 6 यानी कि 6 आ जाएगा। तो मिलेगा क्या? 1/6 मिलेगा। यानी कि इस पूरे की जगह पर जो ब्रैकेट था ना, 1/6 यहां पर साथियों आ जाएगा। इसकी जगह पर 1/6 आ गया, और गुणा लगा हुआ है 4/6, तो 4/6 यहां पर आ गया। और अगर बात करें साथियों, यहां पर देखिए भाग लगा हुआ है, भाग का निशान है, और 4/8 है। अब यहां पर एक रूल आपको ध्यान रखना है साथियों, देखिए कभी भी भाग आ जाए और फिर आप क्या करो, उसको गुणा में बदल लो। गुणा में बदलने का फायदा यह है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। लेकिन एक और चीज आपको करना है, भाग के निशान को गुणा में बदलोगे तो जो यहां पर नंबर लिखे होंगे इनकी उल्टा पलटी करोगे। जिसके 1/6 है ना, तो 6/1 इसको करोगे। अब जैसे गुणा में 4/6 था, तो वैसे 4/6 लिख दिया। अब कुछ ना कुछ साथियों कटेगा जरूर। देखिए 6 से 6 कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा। तो कुल मिला के इस पूरे को कैलकुलेट करके क्या आया? 2/1 आया। तो कुल मिला के 2 हम लोग लिख सकते हैं। तो 2 ऑप्शन में भी है साथियों। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों इस क्लास की अगर बात करें, ये क्लास आपके लिए अगर आप कहोगे डेली, तो डेली मैं आपको साथियों ये क्लास लाकर दूंगा। जैसे भी कहीं से भी समय निकालो, लेकिन क्लास आपको दूंगा। लेकिन एक काम आपको करना होगा कि इस वीडियो को साथियों शेयर अगर आप करेंगे तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगेगा, और मैं आप सभी के लिए बहुत मेहनत करूंगा। इतनी मेहनत करूंगा कि कुल मिला के 90% आपके क्वेश्चन साथियों इन्हीं सारी क्लासेस से मैं आपको दिखा दूंगा आपके रियल एग्जाम में। चलिए, अहमद ने 1440 रुपए 5% वार्षिक दर से तथा 1650 4% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 3 वर्ष के बाद उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसका ब्याज अलग होगा और इसका ब्याज साथियों अलग होगा, ठीक है ना। साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है। साधारण ब्याज पूछा जा रहा है कि दोनों का साधारण ब्याज क्या निकल कर आएगा, दोनों का साधारण ब्याज क्या निकल कर आएगा। तो साधारण ब्याज बराबर होता है साथियों मूलधन। मूलधन क्या होती है? जो भी राशि है, एक तरीके से यहां पर राशि क्या है? 1440 है। मूलधन गुणा दर। दर कितनी है? दर यहां पर 5% है। और समय की अगर बात करें, समय कितना है साथियों? 3 वर्ष आपको समय दे रखा। इसको आपको डिवाइड करना होता है 100 से। तो साधारण ब्याज को शॉर्ट में लिख सकते हैं SI। मूलधन कितना है? 1440 है, ठीक है, 1440 लिख लिया। चलिए भाई 1440 हो गया। दर कितनी है? 5% दर है। और समय कितना है? 3 वर्ष दोनों के लिए है, तो 3 वर्ष हो गया। बटे में हमने क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। अच्छा यहां पर कहा गया कि इसका भी मूलधन जोड़िए और इसका भी मूलधन जोड़िए, तो हम प्लस लगा देंगे बीच में। इसको ऐसा करिए, 1 सेकंड के लिए कट कर दीजिए। अब दूसरा वाला मूलधन देखेंगे, 1650 है। 1650 हो गया। कितने दर से दिया जा रहा है? 4% दर से दिया जा रहा है। बिल्कुल। कितने समय के लिए? 3 समय के लिए। 3 समय के लिए यानी कि 3 वर्ष समय के लिए, बटे 100 हो जाएगा। अब देखिए, यानी कि इसको कैलकुलेट करोगे, इसका मूलधन सॉरी इसका ब्याज आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे, इसका ब्याज आएगा। तो दोनों ब्याजों को आपको जोड़ना है और बता देना है कि उसे कुल कितना ब्याज पड़ेगा। देखिए अब अगर बात करें, इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 की अगर बात करें साथियों, 5 दुना या 2 पंजे अगर बात करें, 2 पंजे आपका 10 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। अब इधर कितना बचेगा? 72 गुणा 3 बचेगा। 72 गुणा 3 बच गया। चलिए
इसको प्लस कर लीजिए। अब यहां पर अगर बात करें साथियों तो 5 दूना आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो जाएगा। 4 इससे कट होगा साथियों, यहां पर 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के अब आपके सामने ये आ गया है इतना, यानी कि कितना आ गया है, 33 गुणा 2 गुणा 3 अब आपके सामने आ गया है। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो कितना आएगा, 3 दूना 6, क्या 3 दूना साथियों 6 आ जाएगा और साथ ही आपका 21 आ जाएगा। चलिए इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, 33 की गुणा 6 से करा दो, 33 दो तिया 6 हो जाएगा ना, तो 33 की गुणा किससे कराना है साथियों, 6 से कराओ तो 6 कम 6 तिया 18 हो जाएगा और 19 आ जाएगा। तो यानी कि 216 को जोड़ो और 198 को जोड़ो, कितना आ जाएगा साथियों, इतना आ जाएगा। और यहाँ 11 का आ जाएगा 1 और यहाँ पर साथियों 4 आ जाएगा। तो कुल मिला के दोनों का जो ब्याज निकलेगा वो 414 निकलेगा और 414 तो आपका साथियों ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है, यानी कि राम की आय अगर 8 है तो मोहन की आय अब यहां पर क्या है, 3 है। यहां पर साथियों 800 और 300 भी हो सकता है। कुल मिला के अनुपात आपको दे रखा है कि अगर 8 है राम की आय तो मोहन की आय 3 होगी। यदि उनकी आयु में अंतर कितना है, 1000 का। देखिए अगर मान लीजिए इसको मान लेते हैं 8x और इसको मान लेते हैं 3x। अच्छा कहा गया है कि इनका अंतर, अंतर का मतलब होता है माइनस, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस साथियों कितना है, इनका डिफरेंस तो है 5x। अरे भाई 8x में से 3x जाएगा, 5x बचेगा। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि इनका अंतर 1000 है। तो कहा जा सकता है कि 5x बराबर साथियों कितना है, 1000 है। तो जब 5x बराबर 1000 है तो इसको कैलकुलेट करेंगे साथियों, 1000 बटे यहां पर 5 आ जाएगा। इसको और कैलकुलेट करेंगे, 5 दूना आपका 10 और 2 जीरो लग जाएगा, यानी कि x का मान हमें मिल गया है जो कि कितना है, 200 है। अच्छा यहां पर पूछा क्या गया था कि राम की आय क्या है, राम की आय तो 8x है, यानी कि x का मान है साथियों 200 और 8x की वैल्यू आपको निकालना है तो 8 गुणा आपका 200 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि 8 दूना आपका 1600 और 2 जीरो लगा दोगे तो 1600 साथियों राम की आय निकल जाएगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर पूछते मोहन की आय कितनी है तो मोहन की आय तो 3x है और x बराबर यहां पर 200 है। तो 200 साथियों और 3 कितना हो जाता, कुल मिला के आपका 6000 हो जाता। तो 6000 निकलती साथियों मोहन की आय। तो दोनों बातें साथियों आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। अब यहां पर दो बातें हो सकती हैं। अगर सबसे पहले मैं आपको इस टाइप से बता देता हूं, फिर दूसरे टाइप से बताता हूं, मतलब दूसरे टाइप से नहीं, दूसरा किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए चीनी का भाव है, कह देंगे आटे का भाव, कह देंगे दाल का भाव, कुछ भी कह सकते हैं। चीनी का भाव 40% बढ़ जाता है तो कुल मिला के सबसे पहले आपको 40 गुणा 100 लिख लेना है, यानी कि जितने प्रतिशत बढ़ता है ना तो 40 गुणा 100 कर दोगे। अब यहां पर क्या कर दोगे, 40% बढ़ा ना तो 100% 40 कर दोगे, 40 गुणा 100 और 100 प्लस 40 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4000 आ जाएगा और ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 सत्ते 14, इसको कट करोगे यहां पर 200 आ जाएगा, यानी कि 200 बटे 7 आ जाएगा। अब इसको और कैलकुलेट करें ना तो कैसे करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 दूना आपका 14 हो जाएगा। ठीक है भैया, 7 दूना 14 हो गया। कितना बचा, 6 बचा है ना, 7 7 49, 7 8 आपका 56, बिल्कुल बचा। अब कितना, 4 बचा, तो वो 4 यहां पर आ जाएगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े कितने प्रतिशत उपभोग कम कर दे, 28 सही 4/7% उपभोग कम कर दे। अब यहां पर मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। देखिए अगर सवाल ऐसा आ जाए कि चीनी का भाव 40% घट गया, घट जाए, यहां पर बढ़ जाने की मतलब साथियों घट जाए, तो पूछा जाएगा कि कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा दे। तो अब यहां पर साथियों बढ़ा दे, कहा जाएगा बढ़ा दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। तो कुल मिला के 40 गुणा 100 यहां पर भी लिखा था, 40 गुणा 100 यहां पर भी लिखेंगे। लेकिन यहां पर देखिए अगर 40% बढ़ जाए तो आपको लिखना है 100 प्लस 40, लेकिन अगर कहा जाए 40% घट जाए तो आपको लिखना है 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 लिखना है। तो क्या आ जाएगा, 4000 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो बढ़ जाए कहा जाए इसको कैलकुलेट कर दीजिए, घट जाए कहा जाए तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए। दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां से एक क्वेश्चन आपका पूछा ही पूछा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए
और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन कितना है? 21 किलोग्राम है। तो मैं कह सकता हूं साथियों 20 छात्र हैं, यानी कि 20 छात्रों का औसत वजन कितना है? 21 किलोग्राम है। तो अगर मैं ये कहूं कि 20 छात्रों का कुल मिला के वजन कितना है, तो कैसे निकालोगे? तो 20 की गुणा 21 से कर दोगे साथियों, हमें कुल वजन मिल जाएगा। तो 21 दुना आपका 42 होता है, जीरो लगेगा, जीरो लग जाएगा। यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि 20 छात्रों का टोटल वजन जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? वो 420 निकलेगा। अच्छा, उसके बाद कहा गया है कि यदि उनमें अध्यापक का भी वजन शामिल कर दिया जाए, यानी कि 20 तो छात्र थे, लेकिन उसमें अगर एक अध्यापक भी आ जाते हैं तो 21 लोग टोटल हो जाते हैं। तो जब अध्यापक उसमें शामिल हो जाते हैं तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक बढ़ जाता है। यानी कि सिर्फ बच्चों का वजन तो 21 किलोग्राम था औसत, लेकिन अगर अध्यापक को शामिल कर देते हैं तो इसमें 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी कि इनका औसत हो जाता है 22। अब समझिए असली बात को, देखिए 20 छात्रों का टोटल वजन कितना था, इसकी गुणा की 420 आ गया। अब अगर बात करें 21 लोगों का टोटल वजन कितना हो गया साथियों, 21 की 22 से गुणा करो। तो 21 की गुणा किससे करनी है साथियों? 21 की गुणा 22 से करनी है। 2 एकम 2, 2 दुना 4 हो जाएगा, नीचे भी आपका 42 आ जाएगा, 2 6 4 आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं 21 लोगों का कुल मिला के वजन कितना है? 462 है। अच्छा, पूछा क्या गया था कि अध्यापक का वजन इसमें पूछा गया था। तो इसमें अध्यापक नहीं है, 420 में अध्यापक नहीं है, लेकिन 462 में साथियों अध्यापक हैं। तो जो ये इससे जितना नंबर एक्स्ट्रा है ना, उतना अध्यापक का वजन ही तो होगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों 462 में से अगर हम 420 को माइनस कर दें तो कितना हमें मिल जाएगा? 42 किलोग्राम मिल जाएगा। और ये किसका वजन होगा? यही तो साथियों अध्यापक का वजन होगा। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए 30 और 40 का लासा आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, 30 नंबर लिख लेंगे, 42 नंबर लिख लेंगे, 2 से सबसे पहले कट कीजिए, यहां पर 15 आ जाएगा, यहां पर साथियों 21 आ जाएगा। 3 से कट करेंगे क्योंकि 2 से कट होगा नहीं, 3 पंजे आपका 15 हो जाएगा, 3 सत्ते आपका 21 हो जाएगा। अब 5 से कट कर लेंगे, 5 एकम 5, 7 नहीं कटेगा, 7 ऐसे लिख लेंगे, 7 एकम 7 यहां पर अब आपका कट गया। तो अब कितने नंबर आए साथियों? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, कितने आए? इतने आ गए। अब इनको साथियों कैलकुलेट कर दो, 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा। 35 की अगर बात करें साथियों, देखिए 3 दुना आपका 6 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। और 30 सत्ते कितने होते हैं साथियों? 30 सत्ते होते हैं 7 या 21, यानी कि 210 होते हैं। तो इसका लासा कितना निकलेगा? 210 निकलेगा, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं 210 है नहीं। तो कुल मिला के साथियों ई वाला आप डाल लेंगे, 210 आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों इस क्लास को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस क्लास को एकदम खुल के शेयर करेंगे, क्योंकि आरपीएफ का ये पहला मॉक टेस्ट आप सभी के लिए है। और धीरे धीरे साथियों मैं लेवल को बढ़ाता जाऊंगा धीरे धीरे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर आपको बिल्कुल शून्य से आप तैयारी करना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से आप रिवीजन करना चाहते हो दोबारा से, तो इसमें आपका रिवीजन भी होता जाएगा और आपकी तैयारी भी बढ़ती जाएगी। कुल मिला के आने वाले एक सप्ताह में आप देखेंगे कि आप में साथियों आपकी तैयारी में बहुत परिवर्तन हो चुका है। लेकिन अगर आपका प्यार इस वीडियो को मिला साथियों, तो ये वीडियो मैं कंटिन्यू रखूंगा। चलिए अब उसके बाद अगर बात करें, एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक कितने थे? मतलब एक के प्राप्त अंक, मतलब एक के नंबर जो मिले वो 72 मिले, दूसरे को 60 मिले, तीसरे को 63 नंबर मिले, चौथे को साथियों 65 नंबर मिले। तो उनका औसत आपसे पूछा जा रहा है कि उन नंबरों का, उन प्राप्तांकों का औसत क्या होगा। औसत क्या होता है साथियों? औसत एक तरीके से एवरेज होता है, यानी कि जितने भी नंबर हैं उनको जोड़ दो, और उनको जोड़ने के बाद उनको उस संख्या से भाग कर दो जितने ये नंबर है, 1 2 3 4, यानी कि 4 से भाग कर दोगे टोटल को, तो क्या निकल जाएगा? तो औसत निकल जाएगा। तो यही काम कीजिए साथियों, सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। लिखें या ना लिखें, लिख देते हैं, चलिए 72 प्लस 60 प्लस 63 प्लस आपका 65 यहां पर हो जाएगा। अब भाग किससे देंगे? कितने टोटल नंबर है? 4 टोटल नंबर है। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 और आपका 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 और 2 आपका कितना हो जाएगा साथियों? 10 हो जाएगा। 10 का आपका लग जाएगा साथियों यहाँ पर, एक हासिल का लग जाएगा, 6 और 6 12 और 1 13, 13 और साथियों यहाँ पर 19 हो जाएगा। 19 की अगर बात करें, 19 और 7 कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 26 आ जाएगा और भाग में 4 आ जाएगा। अब इसको अगर कट करें, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा, 2 जाएगा 20 हो जाएगा, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा। यानी कि इन चारों संख्याओं का जो औसत निकल कर आएगा वो 65 निकल कर आएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने जीएस के कितने क्वेश्चन देखे, 50 क्वेश्चन देखे। उसके बाद अगर बात करें साथियों रीजनिंग के, हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देखे, 10 क्वेश्चन देखे। और मैथ के भी हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देखे, 10 क्वेश्चन देखे। तो वैसे तो साथियों एग्जाम में आपके रीजनिंग में भी 35 और मैथ में भी 35 थे, ठीक है। वरना मैंने इसलिए किया, अगर 35 क्वेश्चन लेता तो वीडियो साथियों बहुत लंबी आपके लिए हो जाती और फिर दिक्कत हो सकती थी आपको। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका साथियों प्यार रहा, आपका साथ रहा, तो 35 क्वेश्चन का भी हम लोग यहां पर देखेंगे, रीजनिंग और मैथ को। चलिए, तो अब साथियों आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें कि राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो राम ये हो गए और साथियों श्याम ये हो, दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 8 दिन में पूरा करते हैं। लेकिन राम अकेले अगर उस काम को करता है तो 14 दिन में कर लेता है, यानी कि राम अकेले उस काम को करता है तो 14 दिन में कर लेता है। तो अकेला शाम अगर उस काम को करे, अकेला शाम उस काम को करे तो कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप एक ऐसा नंबर लेंगे साथियों जो 14 के पहाड़े में भी आए और 8 के पहाड़े में भी है। अब ये आपको मालूम करना होगा कौन सा आता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर बात करें 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 42, 14 चौकू 56, यानी कि 56 साथियों 8 के पहाड़े में भी आता है। 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 हो जाएगा और 14 चौक साथियों कितना हो जाएगा, 56 कुल मिला के यहां पर हो जाएगा। देखिए अब अगर बात करें, इसका मतलब ये है कि आर अगर एक दिन में 4 काम करता है तो आर और एस यानी कि राम और सुरेश दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर राम एक दिन में 4 काम करता है तो सुरेश एक दिन में कितना काम करेगा, 3 ही तो काम करेगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं। और राम एक दिन में कितना काम करता है, ये दे रखा है 4 करता है, तो जाहिर सी बात है कि शाम एक दिन में 3 काम करेगा। अच्छा, ये नंबर जो निकालता हूं ना मैं, ये टोटल काम निकालता हूं कि अगर टोटल काम 56 है और शाम एक दिन में 3 काम कर रहा है तो टोटल काम कितने दिन में होगा, देख लीजिए। 3 एकम 3, 2 चला जाएगा, 26 हो जाएगा साथियों। उसके बाद अगर बात करें 3 7 21, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा, ठीक है ना। या इसको ऐसे करा लो, 56/3 है ना, 56/3 है तो मैं कह सकता हूं साथियों कि 3 एकम 3 आपका हो जाएगा, बिल्कुल 26 हो जाएगा। 3 7 21, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा, बचेगा 2 तो वो यहां आ जाएगा। यानी कि 18 सही 2/3 दिन में साथियों शाम अकेले उस काम को कर पाएगा। और 18 सही 2/3 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों आपको एक तरीके से मिनी मॉक टेस्ट कैसा लगा, मैं चाहूंगा साथियों कि आपको अच्छा लगा होगा और आपका रिवीजन भी काफी कुछ हुआ होगा। काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट साथियों आपको सीखने को मिले होंगे। इस सीरीज को अगर कंटिन्यू करना है तो आप सभी लोग कमेंट में एक बार बता देंगे, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है ना साथियों। और इस वीडियो को अगर हो सके तो कम से कम अपने 2 से 4 मित्रों के पास अवश्य शेयर कर देंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।